जय हिंद फ्रेंड। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा एग्जाम के लिए एडुटोरिया के द्वारा तैयार किया गया खाकी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 11 को हमने 1 से लेकर के 10 तक के टेस्ट सीरीज को काफ़ी अच्छे से कर रखा है। इस वीडियो के माध्यम से हम टेस्ट सीरीज 11 को कंप्लीट करेंगे। यह आगामी आने वाले बिहार दरोगा एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। चलिए चलते अपने प्रश्नों की ओर और 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्न को काफ़ी अच्छे से हम करते हैं। ठीक है, आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम सेल समूह है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कियन तंत्र में भारत का प्राचीनतम सेल समूह स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा क्रम सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटकाई भूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिर्जो पहाड़ियाँ। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा की सहायक नदी पेन गंगा नहीं है, बल्कि पेन गंगा यह गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि मानसून बाढ़ से केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान घटित होती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जून के पहले सप्ताह में घटित होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि झूम खेती करते हैं। झूम खेती कौन करते हैं। तो यह खासी जनजातियां करते हैं। यह खासी जनजातियां कहाँ पाई जाती है। तो यह मेघालय के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम में महिला साक्षरता दर प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक थी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्म में कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान और जूट का फसल के लिए उपयुक्त है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा माली देश से होकर गुजरती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है मीथेन गैस, मीथेन गैस जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा ग्रह है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह में मीथेन गैस उपस्थित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानीय पवनों में कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में कौन सुमेलित नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है मिस्ट्रल पवन यूएसए एवं कनाडा के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रभावित होती है। यह सही सुमेलित नहीं है, बल्कि यह असत्य है, क्योंकि मिस्ट्रल पवन जो है वो स्पेन और फ्रांस के तट पर बहती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सुमेलित नहीं है। 1 और 2 दोनों सही नहीं है। कैसे? पनामा नहर किससे होकर बहती है। तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से होकर बहती है, और सुएज नहर यह लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करती है। ठीक है, तो ये दोनों का हम सही उत्तर बता दिए। बाकी ये तीसरा है, ये एकदम सही सुमेलित है। किल नहर बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को अलग करती है। ठीक है, ये हो गया। आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है तुर्की, तुर्की का अब नाम तुर्की हो गया है। तुर्की किनके मध्य स्थित है। तो तुर्की काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में
तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो आइए हम इसके कथन को देखते हैं। कथन एक कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे से परिचित नहीं थे, यही कथन असत्य है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे से परिचित नहीं थे? बिल्कुल थे, इसीलिए तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह कांसे से परिचित थे। कैसे? सबसे पहले कौन सी धातु मिली? तो सबसे पहले तांबा धातु मिली, उसके बाद टीन मिला, और तांबा और टीन को मिला करके कांस्य से बनाया गया। इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। तो यही एक असत्य है। ठीक है, बाकी ये सही, सभी के सभी एकदम सही सुमिलित है। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है उत्तर वैदिक काल में द्विज किसके संदर्भ में उपयुक्त होता है? तो द्विज उपयुक्त होता है उच्च वर्ण में, उच्च वर्ण में उपयुक्त होता है द्विज। कैसे? तो द्विज जो शब्द था वह ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए उपयोग किया जाता था, द्विज। ठीक है, ऋग वैदिक काल में। आइए उत्तर वैदिक काल में, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आइए हम देखते हैं। शूद्रक, शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा गया, एकदम सही है। और कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया, एकदम सही है। ठीक है, और अमरकोश, अमर सिंह के द्वारा क्या लिखा गया? अमरकोश, तो ये गलत है। ठीक है, तीसरा नंबर गलत हो जाएगा। और सही कौन है? पूछ रहा है कि सही सुमिलित कीजिए, सही सुमिलित है तो कौन हो जाएगा? 1 और 2। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 एकदम सही है। लेकिन तीसरा नंबर का अमर सिंह का कौन सा हो जाएगा रचना? तो अमरकोश हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम किससे संबंधित है? तो गोपुरम संबंधित है ऊंचे अलंकृत सिद्ध द्वार से। ठीक है, आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। सर्वप्रथम किस सल्तनतकालीन शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ हस्तांतरित की? तो ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और लाहौर से कहाँ हस्तांतरित की ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। इल्तुतमिश को कौन खरीदा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि मथुरा का केशव देव मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22 को। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। आइए हम मिलान क्या करते हैं। जात किसको कहा जाता था? तो यह जात कहा जाता था मनसबदारों के पद तथा वेतन का सूचक को जात कहा जाता था। सवार किसे कहा जाता था? सवार कहा जाता था मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या को सवार कहा जाता था। ठीक है, और दीवाने आला किसे कहा जाता था? तो वित्त मंत्री को कहा जाता था। मददे मास किसे कहा जाता था? तो अनुदान में दी गई कर भूमि मुक्त भूमि को मददे मास कहा जाता था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सही सुमिलित कर दिया है। आइए हम देख लेते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 3, 4। ठीक है, आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि भारत में इस्तिमरारी बंदोबस्त का आरंभ किसके प्रशासन काल में किया गया था? तो इस्तिमरारी बंदोबस्त को अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में आरंभ किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में इसे आरंभ किया गया था। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान
प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25 को। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना में नहीं जुड़ा हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल होम रूल लीग आंदोलन में नहीं जुड़ा हुआ था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26 को। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि सुमिलित करना है, तो नीचे दिए गए ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी। कैसे? सबसे पहले हुआ था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब हुआ था? तो मार्च 1942 में हुआ था क्रिप्स मिशन। कब हुआ था? तो मार्च 1942 में हुआ था क्रिप्स मिशन। फिर भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ था। लाल किला मुकदमा यह कब हुआ था? तो यह नवंबर 1945 में हुआ था लाल किला मुकदमा। और फिर नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो यह फरवरी 1946 में हुआ था नौसेना विद्रोह। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सही सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जी थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28 को। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के अंतर्वेशन का अधिकार मुहैया कराया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि 77वां भारतीय सेना दिवस 2025 का थीम क्या था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समर्थ भारत सक्षम सेना। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30 को। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है, वर्तमान में भारत के 16वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर वेंकट रमन जी हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31 को। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबंध किस राज्य से है? तुम्हारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश राज्य से है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 32 को। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है, लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने फरवरी 2025 में किसके साथ समझौता किया? तो अर्जेंटीना के साथ समझौता किया। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 33 को। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि इनमें से किसे भारत रत्न 2024 में नहीं दिया गया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारदा सिन्हा को नहीं दिया गया, बल्कि शारदा सिन्हा को क्या दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 34 को। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 187वां सदस्य देश कौन बना है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोंगा बना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 35 को। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 116वां है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36 को। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि पद्म पुरस्कार 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 37 को। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि 25वां आईफा अवार्ड 2025 के तहत फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो लापता लेडीज़ को दिया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 38 को। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जोड़ने वाले महिला क्रिकेटर कौन बने हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा स्मृति मंधाना जी बनी है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 39 को। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है, AI टूल्स का अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन बनेगा। आइए हम प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है, 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत जीता है। किसे हरा कर किस जीता है? तो ईरान को हरा कर किस जीता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 41 को। प्रश्न 41 कह रहा है कि
हाल ही में किसने 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ओपल सुचाता ने जीता है 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब। इसे यह खिताब कहाँ दिया गया? तो इसे यह खिताब भारत के हैदराबाद में दिया गया। ठीक है, यह कहाँ की रहने वाली है? तो यह थाईलैंड देश की रहने वाली है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 42 को। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में कहाँ एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 22वें सांग्रीला संवाद में भाग लिया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43 को। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीव बन गया है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 44 को। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया है। यह किया गया अग्निकुल कॉस्मोस में। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 45 को। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि भारत मंगोलिया के बीच 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है उलान बटोर में। उलान बटोर कहाँ पड़ता है? तो यह मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है किस राज्य में टाटा एयरबेस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित की है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 47 को। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघात्मक शासन भी कनाडा के ही संविधान से लिया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 48 को। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि राज्य में अस्तित्व में आने के संदर्भ में राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आइए हम देखते हैं कौन सम्मिलित नहीं है। तो गुजरात राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में, बिल्कुल सही है। पंजाब राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1966 में, बिल्कुल सही है। झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? 2000 में, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र राज्य का स्थापना यह गुजरात के साथ ही हुआ था 1960 में, ये गलत है। ठीक है, और सिक्किम राज्य का स्थापना यह 1975 में हुआ था, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? कौन सम्मिलित नहीं है? तो 2 और 4 सही सम्मिलित नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 4 सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 49 को। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही है, कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी कथन सही है। कैसे? यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है, बिल्कुल सही है। यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है। यह समाज में कमज़ोर वर्गों को उनके उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सभी के सभी एकदम सही है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। शिमला समझौता निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य हुआ था? तो शिमला समझौता सन 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। वहीं पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता हुआ था 1954 में भारत और चीन के बीच। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 51 को। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पंजाब समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 52 को। प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। भारत की शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किससे परिकलित होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से परिकलित होता है। भारत का शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किससे प्रतिकलित होता है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक से परिकलित होता है। कैसे? तो शक्तियों का पृथक्करण आर्टिकल कितना में दिया गया है? तो आर्टिकल 50 में दिया गया है। आर्टिकल 50 में क्या दिया गया? शक्तियों का पृथक्करण। और हमें पता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 37 से लेकर के आर्टिकल 51 तक वर्णित किया गया। तो ये 50 में है, इसीलिए यह नीति निर्देशक तत्व में ही शामिल होगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि भारतीय संविधान के 2 उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्तियों को व्यक्त करता
होता है वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, और किसी के लिए अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह राज्य उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 54 को। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है, संसद की विधायी प्रक्रिया में प्रश्नकाल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस दौरान सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है जिनसे पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 55 को। प्रश्न में 55 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। प्रश्न में 55 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो आर.के. चलैया समिति यह चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, बल्कि यह टैक्स सिस्टम से संबंधित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 56 को। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भू सुधार कार्यक्रम को किन राज्यों में सर्वाधिक सफलता मिली है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल और पश्चिम बंगाल में सबसे अत्यधिक सफलता मिली है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 57 को। प्रश्न में 57 कह रहा है, प्राय समाचारों में रहने वाली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन यह है? तो प्राय समाचारों में रहने वाली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है तो यह बाल्टिक सागर में रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 58 को। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 59 को। प्रश्न नंबर 59 क्या कह रहा है, सेन सूचकांक का संबंध किससे है? तो सेन सूचकांक का संबंध है निर्धनता से। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 60 को। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे नरेगा भी कहते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो संसद द्वारा नरेगा के रूप में 2005 में पारित किया गया था और इसे लागू कर दिया गया था 2006 में, और इसी में मनरेगा कर दिया गया इसी को। कब? तो 2009 में। ठीक है, 2009 में नरेगा को मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 61 को। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि पद राष्ट्रीय आय निर्दिष्ट करता है। तो किसे निर्दिष्ट करता है? कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 62 को। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 63 को। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि किसी वस्तु का भार क्या होता है? किसी वस्तु का भार क्या होता है? तो यह होता है, यह वह बल है जिससे पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 64 को। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो उसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 65 को। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि एक छात्र अध्ययन करता है कि उत्तल लेंस हमेशा अपनी स्थिति के बावजूद आभासी छवि बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी छवि क्यों बनाता है? तो क्योंकि परावर्तित किरण कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 66 को। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है। तो यह हो सकता है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों के रूप में, स्विच के रूप में और प्रवर्धक के रूप में। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 67 को। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि यूरेनियम 92 और 238 का परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? तो 92 प्रोटॉन होते हैं, 146 न्यूट्रॉन होते हैं और 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 68 को। प्रश्न नंबर 68 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भारी जल। यह नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 69, सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के रूप में परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश को प्राप्त कर सके। तो भरे हुए बृहत्तम कोश को प्राप्त कर सकें। ठीक है, बाहरी कोश को प्राप्त कर सकें। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 70 को। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को भी डैश कहा जाता है। तो यह क्या कहता है? आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 71 को। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। आइए हम मिलान करते हैं। कांसा का निर्माण किससे होता है? अभी हमने आपको बताया था कि कांसे का निर्माण होता है तांबा और टीन को मिलाने से। पीतल का निर्माण होता है तांबा और जस्ता को मिलाने से। जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है तांबा जस्ता निकेल को मिलाने से। और मुद्रण धातु का निर्माण होता है सीसा एंटीमनी और टीन को मिलाने से। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2 3 2 4 3 2 1। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 72 को। प्रश्न नंबर 72 क्या कह रहा है? एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र कौन सा है? तो CnH2n+2 है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 73 को। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति, इसे इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, और यह पाई जाती है पादप कोशिका में, यानी उपस्थित होती है पादप कोशिका में और क्वेश्चन के अनुसार अनुपस्थित होती है यानी उपस्थित नहीं होती है जंतु कोशिका में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 74 को। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 75 को। प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि ग्रहणी या डुडेनम डैश का भाग है। तो डुडेनम जो है यह छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत के 3 भाग हैं, कौन कौन से? तो जेजुलम, ड्यूडेनम और इलियम। ठीक है, कौन कौन सा? ड्यूडेनम, इलियम, एजेजुनम, ये 3 भाग है किसका? छोटी आंत का। ठीक है, वैसे बड़ी आंत का भी 3 भाग है। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि बड़ी आंत का 3 भाग कौन कौन सा है। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? तो आप अपना थंब ले, अंगूठा ले और अंगूठा को मूव करें। ठीक है, तो अंगूठा को मूव करने तो हमारी अंगूठा 2 हड्डियों के बीच जुड़ी हुई है, तो लिगामेंट है। क्या अगर हमारी अंगूठा टूट जाती है तो हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट टूट गई। तो लिगामेंट किससे जुड़ा हुआ है? हड्डी को हड्डियों से जोड़ता है लिगामेंट। ठीक है, वही टंडन किसको जोड़ता है? तो यह हड्डी को पेशी से जोड़ता है टंडन। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 77 को। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि पुरुषों में विषम कोश शरीर के बाहर क्यों होता है? क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 78 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं, और सब्जियों के विज्ञान को हम ओलेरीकल्चर कहते हैं, और फलों के विज्ञान को हम पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 79 को। प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि ऊर्जा पिरामिड डैश अवस्था में होता है। ऊर्जा पिरामिड डैश अवस्था में होता है, तो यह हमेशा सीधी अवस्था में होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 80 को। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि पुष्प में स्त्री केसर शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? तो यह वर्तिकार्ग कहते हैं, इंग्लिश में से स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 81 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था, यानी कि स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की खोज किया था। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 82 को। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो अर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 83 को। प्रश्न नंबर 83 कह रहा है केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह चिकमंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक के चिकमंगलुरु में स्थित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 84 को। प्रश्न नंबर 84 कह रहा है कि EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहला बार प्रयोग कब किया गया था? तो सन
1982 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 85 को। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि कौन सा है? तो ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि होती है खमीरीकरण। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 86 को। प्रश्न नंबर 86 कह रहा है भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में स्थित है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 87 को। प्रश्न नंबर 87 कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 तिल्लियां हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 88 को। प्रश्न नंबर 88 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। ट्राई बेकर शब्द किससे संबंधित है? तो ट्राई बेकर संबंधित है फुटबॉल और हॉकी दोनों से, बी और सी दोनों से हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं 89 को। 89 कह रहा है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ठीक है, से सैड हुर्रे आई लव स्टूल फर्स्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी एक्सक्लेमेट विथ जॉय दैट सी हैड स्टूल फर्स्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 90 को। प्रश्न नंबर 90 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 90 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य का चयन है? तो है, आइए हम देखते हैं कौन सा शुद्ध वाक्य है, उसका चयन करते हैं। तो मेरे कमीज में 4 बटन है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 91 को। प्रश्न नंबर 91 कह रहा है कि निम्नलिखित में वर्षत्व का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो वर्षत्व का सही संधि विच्छेद है वर्षा प्लस ऋतु, यानी वर्षा ऋतु, ये एकदम सही संधि विच्छेद है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 92 को। प्रश्न नंबर 92 कह रहा है चूज द ऑप्शन ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस गिविंग बिलो। तो आई वॉज रिटेन एन एसे, तो इसका हो जाएगा आपको पैसिव में क्या? तो एन एसे वॉज रिटन बाय मी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 93 को। प्रश्न नंबर 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है परिष्कार। और प्रेम शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रणय, अनुराग और प्रीति। ठीक है, लेकिन ये कौन सा होता है पर्यायवाची? तो परिवाची नहीं है, तो परिष्कार नहीं है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 94 को। प्रश्न नंबर 94 कह रहा है कि किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? तो ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना रे टॉमलिंसन ने। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 95 को। प्रश्न नंबर 95 मैथ्स से है, आपको हम दिखाते हुए चलते हैं, आप देख लें। ठीक है, देखिए ऐसे हम उत्तर भी लगा देते हैं इसका। 95 का उत्तर हो जाएगा 75:28। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 96 को। प्रश्न नंबर 96 है रीजनिंग का। ठीक है, ये पसीना गिरने के बाद डिस्प्ले थोड़ा सा हरकत करने लगता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 96 का हो जाएगा उत्तर ए 503। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 97 को। प्रश्न नंबर 97 का उत्तर हो जाएगा आपको 342। ठीक है, प्रश्न नंबर 98 का उत्तर हो जाएगा आपको 7/25। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 99 को। प्रश्न नंबर 99 का उत्तर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, हाँ बहुत ज़्यादा हरकत कर रहा है ये स्क्रीन, एक सेकेंड। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा वाई। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 99 का वाई, और ये हो जाएगा हमारा अंतिम प्रश्न 100। इसका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 124। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा चलती है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।